A very good evening to all of you. My name is Rakesh Sirauta and I welcome all of you to English by Rakesh Sirauta. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश बाय राकेश सिरावता। देखिए हम लगातार एक सीरीज के ऊपर बात करें जिसका नाम है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। हम लोगों ने काफ़ी वर्ड्स उनको शामिल कर लिया है, हमने कंप्लीट किया है। आज हम पार्ट 12 पे बात करेंगे क्योंकि कल हम लोगों ने पार्ट 11 तक बात कर ली थी। इससे पहले छोटी सी जानकारी, आपके पास में एक इंस्टाग्राम का अकाउंट है राकेश सिरावता के नाम से, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम का एक ग्रुप है जिसका नाम है इंग्लिश बाय राकेश सिरावता, इस ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को जाके, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं उनके तुरंत बाद इसकी पीडीएफ यहाँ पे मिल जाती है। तो आप जाके आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको काफ़ी फायदा होगा। फिलहाल अपन चलेंगे आगे। आज का जो टॉपिक है उसको अपन आगे इसको बढ़ाएंगे और ये आपके पास में देखिए क्या लिखा हुआ है। 111 नंबर क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। मटेरियल्स आर दोज दैट कैच फायर इजीली। अब मुझे बताइए वो कौन से मटेरियल होते हैं जो, मतलब ऐसे मटेरियल कौन से जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेते। आपके पास में पहला ऑप्शन है इनफ्लेमेबल और दूसरा नॉन फ्लेमेबल। सही आंसर क्या होगा ये आप बताएंगे। तो यहां पर आपके पास में देखिए क्या है, इनफ्लेमेबल या नॉन फ्लेमेबल। सही आंसर आपका क्या होगा। देखो बहुत गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे जो पहला शब्द आपके पास में लिखा हुआ इनफ्लेमेबल, एंड इनफ्लेमेबल का मतलब था दैट कैन बर्न इजीली, जो आसानी से आग पकड़ ले। एंड नॉन फ्लेमेबल का मतलब था नॉट लाइकली टू बर्न इजीली, जो आग नहीं पकड़े। यानी वाटर इज नॉन फ्लेमेबल, पानी कैसा भाई, नॉन फ्लेमेबल है। क्यों? क्योंकि आग ये नहीं पकड़ता है। तो मुझे पता यहाँ पर लिखा हुआ मटेरियल्स आर दोज दैट कैच फायर इजीली, कौन से वो पदार्थ होते हैं जो कि आसानी से आग पकड़ लेते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। वो कौन से होते हैं? इनफ्लेमेबल होते हैं। हम दूसरे सवाल पे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल आपके पास में 112 नंबर क्वेश्चन है आज के लिए, लिखा हुआ ही वॉज एंड ही वॉज, उसके बाद में एक खाली स्थान देके लिखा हुआ है इट फाइंडिंग वेज टू वर्क मोर क्विकली। तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दे रखे और यहाँ पर अपन देखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। आप वीडियो को रोक सकते हैं और उसके बाद में देख सकते हैं। बताइए आंसर क्या होगा। पहला इंजेन्युअस, दूसरा इंजीनियस। सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। देखिए पहला जो वर्ड आपके पास में इंजेनियस, दूसरा वर्ड आपके पास में इंजीनियस। तो सही आंसर आपका क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये दिखने में शब्द आपको आसानी से एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके अंदर अंतर है और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप अंतर नहीं समझेंगे तब आप नहीं कर पाएंगे। पहला वर्ड इंजेनुअस, दूसरा इंजेनस। तो देखिए ही वॉज एट फाइंडिंग वेज टू वर्क मोर क्विकली। देखिए जो पहला वर्ड आपके पास में इंजीनस, इसका मतलब होता है कुशल, यानी जो स्किलफुल हो या इन्वेंटिव हो। और दूसरा वर्ड आपके पास में इंजेनुअस, इसका मतलब होता है शोविंग इनोसेंट एंड चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी। अगर इसको हिंदी में बोले तो निष्पाप, या फिर आप बोल सकते हो सच्चा। तो यहाँ पे जो अर्थ आ रहा है वो क्या है कि ही वॉज, वो कैसा था, कुशल था, स्किलफुल था, इन्वेंटिव था, रास्ते खोजने को कौन से, ताकि उसको आसानी से काम मिल जाए। तो यहाँ पे सही जो वर्ड है वो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, दैट इज इंजेनियस। इंजेनियस का मतलब क्या है, कुशल हो, टैलेंटेड हो, स्किलफुल हो। जबकि इंजेनुअस का मतलब होता है निष्पाप, सच्चा। जैसे एवरी वन लाइक्स हिम, हर व्यक्ति उसको पसंद करते, बिकॉज ही इज एन इंजेन्युअस पर्सन, क्योंकि कैसा व्यक्ति है बताइए, वो एक निष्पाप, एक निष्पाप व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति है। और आप ये भी कह सकते हैं एन इंजेन्युअस स्माइल, एक ऐसी स्माइल जिसके अंदर क्या हो, आपको एक सच्चाई नजर आए। जब कोई व्यक्ति हंसता तो आप देखना उसकी हंसी इतनी पवित्र होती है। कई कई बार ऐसा होता है कि उसकी हंसी के अंदर क्या झलकता होती है, एक निष्पाप या फिर सच्चाई झलकती है। तो याद रखना यहाँ पे सही आंसर तो ऑप्शन बी होगा। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपके पास में, इस क्वेश्चन को देख के आंसर बताइए। आई नो दैट शी इज ऑफ माई सक्सेस। सही आंसर क्या होगा।
क्या लिखा हुआ है, आई नो दैट शी इज, मुझे पता है कि वो है, और माई सक्सेस, मेरी सफलता से क्या है। तो यहाँ पे आंसर आपके पास में बताइए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए JEALOUS, जेलस। ऑप्शन बी आपके पास में लिखा हुआ है एंड दैट इज जेलस। दोनों वर्ड आपके पास में सही आंसर क्या होगा ये आप बताएंगे। दोनों वर्ड आपके पास में जेलस, लेकिन आंसर क्या होगा ये आप बताएंगे मुझे। लिखा हुआ है आई नो दैट शी इज, मुझे पता है कि वो है, मेरी सफलता से क्या होगा। तो जाहिर सी बात है लोग सफलता से क्या होते, आप सबको पता है कि ईर्ष्यालु ही होते। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज JEALOUS। जेलस का मतलब होता है एनवियस ऑफ समबडी या समथिंग, ईर्ष्यालु होना। एंड ये जो वर्ड आपके पास में ये भी जेलस है, लेकिन इसका मतलब आपके पास में होता है उत्साहित, जिसमें बहुत ज्यादा उत्साह हो, यानी शोइंग ग्रेट एंथुजियाज्म फॉर समथिंग। ही इज अ जेलस पर्सन इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, कि अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने की जहां तक बात आती है, अपने कर्तव्यों की बात आती है, तो वह काफी उत्साही व्यक्ति यहाँ पे है। तो इस तरह से आपको याद रखना, गलत आंसर बिल्कुल आपको नहीं करना है, क्योंकि गलत आंसर आपका नंबर कटवा सकता है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन है। लिखा हुआ यहाँ पे क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड ए इंक्वायरी इनटू द डेथ्स। जितनी भी जो मौतें हुई है उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आदेश किया कि एक इंक्वायरी की जाए। जुडिशस या जुडिशल, कौन सी इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखो लिखना यहाँ पे क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड ए इंक्वायरी इनटू द डेथ्स। जितनी मौतें हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक इंक्वायरी की जाए। कैसी इंक्वायरी, जुडिशस या जुडिशल, याद रखना सही आंसर आपके पास में क्या होगा, जुडिशल होगा। क्यों, क्योंकि जुडिशल का मतलब क्या होता है, न्यायिक, जो न्याय से जुड़ा हो। जैसे देखिए जुडिशल का मतलब है कनेक्टेड विद कोर्ट और लीगल जजमेंट, या जो लीगल जजमेंट या कोर्ट से जुड़ा हुआ, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं न्यायिक। जबकि जुडिशस का मतलब होता है केयरफुल एंड सेंसिबल, विवेकशील या विवेकपूर्ण। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जब आदेश देगा तो एक न्यायिक इंक्वायरी या न्यायिक जांच का आदेश देगा। जैसे देखिए जुडिशस का मतलब क्या, केयरफुल एंड सेंसिबल एंड विवेकशील या विवेकपूर्ण। जैसे देखो वी शुड टेक ए जुडिशस डिसीजन इन लाइफ, हमें जिंदगी में कैसा निर्णय लेना चाहिए जो बिल्कुल विवेकपूर्ण हो, या विवेकशील हो, न्यायिक नहीं है बल्कि विवेकशील होना चाहिए। इसलिए हमारे पास में क्या होगा, जुडिशस का मतलब होगा विवेकशील या विवेकपूर्ण, समझदारी भरा। अगला क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन है और लिखा हुआ द क्राउड वाज वेटिंग ऑन द, आंसर क्या होगा बताएंगे आप। आपके पास में क्या लिखा हुआ है, सवाल आपके पास में 115 और ये लिखा हुआ है द क्राउड वाज वेटिंग ऑन द, की या खुई, दोनों में क्या। अब आप यहां पर हो सकता है कि ये आपको शायद आपने नहीं सुना हुआ, लेकिन बिल्कुल ये आपका सही आंसर है। वो क्या होने वाला है ये आप बताएंगे यहाँ पे। पहला वर्ड आपके पास में की, और दूसरा जो वर्ड है वो आपके पास में, वो भी आपके पास में क्या है, की। तो आंसर क्या होगा बताएंगे आप। द क्राउड वॉज वेटिंग ऑन दी, अब क्या होगा, पहला वर्ड KEY, की यानी चाबी। दूसरा वर्ड भी आपके पास में की होता है, लेकिन ये आपका अगर आप देखो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास में, इसका जो प्रोनाउंसिएशन आपके पास में हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा, बड़े वाला ही। तो देखिए द क्राउड वॉज वेटिंग, अब देखो पहला जो की है इसका मतलब है चाबी। आप सब लोगों ने चाबी कभी न कभी घुमाई होगी, लेकिन दूसरे वाला भी वर्ड आपके पास में की है, लेकिन इसका मतलब होता है जो आपके पास में जहाजी घाट होता है, वो एक ऐसा जिसको अपन हार्बर बोलते हैं, प्लेटफॉर्म, मतलब एक बंदरगाह टाइप जहां पे जहाज आते हैं रुकते हैं वहां से चलते हैं, उनको अपन बोलते हैं हुई। तो देखना जो क्राउड है, जो मतलब बहुत ज्यादा जो भीड़ है, वो किस पे इंतजार करी थी, जहाजी घाट पे। तो पहले वाला तो की है, जैसे देयर इज अ स्पेशल की फॉर वाइंडिंग अप दिस क्लॉक, यानी इस क्लॉक में चाबी भरने के लिए एक विशेष चाबी अपने पास में है।
तो ये इसका चाबी सबको पता, लेकिन ये भी वर्ड आपके पास में की है, अ प्लेटफॉर्म इन अ हार्बर, यानी आपके पास में एक जो बंदरगाह उसके अंदर जो प्लेटफॉर्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जहाजी घाट, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, QUAY, दैट इज की। तो आंसर सही इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मैं पढ़ता हूं, और अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ही कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन सेकेंड्स। तो मुझे बताइए आंसर क्या होगा, कोई से भी समस्या हो उसको आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो, आंसर क्या होगा। पहला वर्ड आपके पास में नोटी, दूसरा वर्ड भी आपके पास में नोटी। प्रोनाउंसिएशन दोनों के सेम है, लेकिन अंतर है इनके मीनिंग में। ही कैन सॉल्व एनी डॉट 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 प्रॉब्लम इन सेकंड्स, तो कोई भी आपके पास में समस्या हो उसको सेकंड्स के अंदर क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है। जो पहला वर्ड आपके पास में है दैट इज KNOTTY, दूसरा वर्ड है NAUGSTY। देखिए KNOTTY इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, यानी जटिल। और दूसरा वर्ड आपके पास में नोटी, ये तो नोटी बॉय आपने बहुत बार सुना होगा, यानी एक नटखट या शरारती, इस तरह का व्यक्ति। तो बताना यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, जटिल के लिए कोई भी समस्या जो जटिल होगी, शरारती नहीं होगी। तो याद रखना ही कैन सॉल्व एनी नोटी प्रॉब्लम इन सेकंड्स, यानी सेकंड्स के अंदर वो सोल्व कर देता है। तो सही आंसर नोटी होगा। यहाँ पे देखिए ही इज अ नोटी बॉय, वह कैसा व्यक्ति, एक नटखट या शरारती लड़का है। तो अगला क्वेश्चन, और ये अपने पास में 117 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे और बताएंगे क्या है। देखिए वी आर गोइंग टू दिल्ली, हम दिल्ली जा रहे इन दिस ईयर, इस साल में, लेकिन थोड़ा सा बाद में। ऑप्शन ए लिखा हुआ आपके पास में, ऑप्शन ए लिखा हुआ LATER, ऑप्शन बी LATTER, ऑप्शन सी LETTER। क्या अंतर देखेंगे, सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे अंतर क्या है, उसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा क्या है। वी आर गोइंग टू दिल्ली, हम दिल्ली जा रहे इन दिस ईयर, इस साल में, थोड़ा सा बाद में, लेटर लेटर लेटर। सही आंसर क्या होगा, जो पहला शब्द आपके पास में लेटर, देखिए याद रखना ये समय के लिए आता है, LATER, लेटर का मतलब था 4 टाइम, समय के लिए, और इसका मतलब था बाद में। तो इसका आंसर तो यही होगा लेटर, क्योंकि समय बता रहा है कि इस साल हम बाद में कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। LATTER, इसका प्रयोग हम पर्सन यानी व्यक्तियों के लिए भी कर सकते, थिंग्स यानी वस्तुओं के लिए भी कर सकते, लेकिन इसका मतलब होता है बाद वाला। इसका मतलब क्या होता है, बाद वाला। जैसे देखिए द लेटर पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो बाद वाला पॉइंट है वो क्या है, मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली मोर इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखना, मोर होगा, क्योंकि द लेटर पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट, यानी जो बाद वाला पॉइंट है वो क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्यों, लेटर का मतलब था बाद वाला। जब दो की हम बात करें तो दो में से जो बाद वाला होता है इसके हम लेटर कहते हैं, और जो पहले वाला होता है उसके लिए हम फॉर्मर शब्द, FORMER, फॉर्मर शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, और ये लेटर आपने खूब लिखा होगा, जो पत्र लेखन की बात करते हैं, आई रोट अ लेटर यस्टरडे, कल मैंने क्या लिखा, एक पत्र लिखा। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, LATER। 118 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते, दे आर फाइटिंग फॉर, वो लड़ रहे हैं, बताइए किसके लिए, और स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली, बताइए किस। पहला वर्ड आपके पास में फ्रीडम, और दूसरा वर्ड है लिबर्टी, बताओ आंसर क्या है। दे आर फाइटिंग फॉर, पहला वर्ड है ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली। अगर आप आर्टिकल 19 की बात करो तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें आपको वहीं मिल जाएगी, जहां पे स्पीच देने के लिए फ्रीडम आपको मिलती है, असेंबल होने के लिए आपको फ्रीडम मिलती है। तो याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रीडम होगा, लिबर्टी नहीं। ध्यान से देखो दोनों में अंतर क्या है। फ्रीडम का मतलब होता है द राइट टू डू, यानी आपका ऐसा अधिकार कुछ करने या कुछ कहने का, वॉट यू वॉन्ट विदाउट एनी वन स्टॉपिंग यू, कि आपके पास ऐसा अधिकार हो कुछ करने या कहने का जो आप ऐसी उम्मीद करते हो कि आप कहो और कोई व्यक्ति आपको ना रोके, यानी उसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता। तो स्पीच देने की स्वतंत्रता, यानी आप कोई भी कुछ भी बोलो, कुछ भी का मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी जाके बोल दोगे, है ना। अगर आप ठीक तरह से कुछ बोल रहे हो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए तो आप बोल सकते हो, फिर आपके पास में फ्रीडम है, याद रखना। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट या स्लेवरी। जब हम दासता से मुक्ति की बात करते तो लिबर्टी, जैसे वी आर फाइटिंग फॉर जस्टिस, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और हम लिबर्टी यानी हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो जो स्लेवरी या फिर इम्प्रिजनमेंट होता है उससे जब हमें फ्रीडम मिलती है तो वो आपके पास में लिबर्टी होता है। अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं, जो 119 नंबर क्वेश्चन है, और आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना।
इट वॉज क्वाइट क्लियर टू मी, ये मेरे लिए बिल्कुल क्या था, साफ था, स्पष्ट था, दैट शी टू मी, उसने मेरे साथ क्या बोला क्या नहीं बोला, ये तो आप बताइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन ए आपके पास में LIED, ऑप्शन बी LAY, ऑप्शन सी LAID। सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर क्या होगा आप बताएंगे यहाँ पे? सवाल आपके स्क्रीन पे बहुत ध्यान से आपको देखना है और आंसर बताना है कि सही आंसर क्या होगा। देखिए लिखा हुआ है इट वॉज क्वाइट क्लियर टू मी, ये मेरे लिए बिल्कुल क्लियर था, स्पष्ट था, दैट शी लाइड टू मी, यानी उसने मेरे साथ झूठ बोला। अब देखो यहाँ पे क्या है, शब्द आपके पास में LIE, लाई का मतलब झूठ बोलना, लेकिन एक शब्द आपके पास में ठीक वैसा ही है LIE, और इसका मतलब था लेटना, जबकि LAY दूसरा शब्द है जिसका मतलब है लेटाना या रखना। अब सुनो देखो क्या है, जब लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म LIED और थर्ड फॉर्म भी LIED होती है, लेकिन याद रखना जब किसी व्यक्ति के साथ झूठ बोला जाता है तो इसमें एक आपको छोटा सा हिंट जरूर दे दूं कि इसके साथ जब हम किसी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे तो एक टू प्रेपोजिशन का प्रयोग जरूर होगा। जैसे शी लाइड टू मी, ये टू आ गया ना, इससे आप अंदाजा लगा लेना कि जब हम किसी व्यक्ति के साथ झूठ बोलते तो टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते, तो इसका सही आंसर तो लाई की सेकंड फॉर्म लाइड हो जाएगी। अब ये जो लाई है ना, इसका मतलब होता है लेटना, जैसे, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी LAY और थर्ड फॉर्म होगी LAIN, लेन। जैसे मैं बिस्तर पे लेटा, तो देखो आई ले होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे इस लाई की सेकंड फॉर्म ले होगी, जबकि एक LAY ये अपने आप में एक फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब है लेटाना या रखना, इसका मतलब लेटना और इसका मतलब है लेटाना या रखना। जैसे देखिए आपने बच्चे को बेड के ऊपर लेटाया तो आप बच्चे को LAID लेट करोगे, क्यों? क्योंकि ये लेट सेकंड फॉर्म है और लेट भी आपके पास में थर्ड फॉर्म है। अब देखो आपको एग्जाम्पल दिलवाता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। डोंट टेल ए लाई टू मी, झूठ मुझसे मत बोलो, डोंट टेल ए लाई टू मी। तो याद रखना यहां पर आपके पास में क्या है, आप लाई का मतलब क्या है, झूठ बोलना। फिर देखो दूसरा क्या है, ही ले ऑन द ग्राउंड, यानी वह ग्राउंड के ऊपर लेट गया। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो LIE है उसकी सेकंड फॉर्म LAY दे रखी, याद रखना ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। लाई का मतलब लेटना, इसकी सेकंड फॉर्म ले हो जाएगी। फिर है शी लेड द चाइल्ड, उसने बच्चे को लेटाया, डाउन जेंटली ऑन द बेड, बेड के ऊपर बहुत ही धीरे से आराम से उसको बच्चे को लेटाया। तो ये यहाँ पे जो लेड है ना, ये वाला, ये किसकी फॉर्म है, ये LA जो वाई वर्ब होगी उसकी सेकंड फॉर्म LAID यहाँ पे दे रखा है, तो ये याद रखना। अगले क्वेश्चन पे 120 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पे पहुंचा, शी वॉज टेलीविजन, तो वो क्या कर रही थी, टेलीविजन को वॉच कर रही थी, सीइंग कर रही थी, लुकिंग कर रही थी। सही आंसर क्या, लुक, सी एंड वॉच में अंतर क्या है? देखिए ये मतलब बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन देखा होगा वॉच शब्द भी होता है। जैसे आपके पास में एक होता है वॉच, एक आपके पास में होता है सी, देखना, एक आपके पास में होता है लुक। अब इनमें अंतर है, देखना तो तीनों का ही, लेकिन तीनों में अंतर है। तो आंसर क्या होगा, टेलीविजन के लिए सही आंसर आपके पास में क्या होगा, वॉचिंग। क्यों होगा अभी बताता हूं, थोड़ा सा देरी रखिए। देखो क्या लिखा, पहले बात देखिए, आपका लुक का मतलब भी होता है देखना, लेकिन लुक का मतलब लुक का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, क्या, जैसे हम जा रहे हैं, हम अचानक अपने इस तरह से आके मोड़ के किसी चीज को अचानक जब हम देखते हैं वो लुक होता है, याद रखना। जैसे टू टर्न योर आई, आप अपनी आंखों को टर्न करते हो, मोड़ते हो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक दिशा में। जैसे हम जा रहे, जाते जाते हमने ऐसे देखा, तो ये निगाह डालना, ये लुक होता है, याद रखना। शी लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड, उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। वॉच का मतलब क्या था, टू लुक एट समबडी या समथिंग, किसी व्यक्ति की तरफ या वस्तु की तरफ देखना, पेइंग अटेंशन, ध्यान लगा के देखना, टू व्हाट हैपेंस, की क्या हो रहा है। और जो ये जितनी भी ये जो वॉच का मतलब है किसी को ऑब्जर्व करना, ध्यान से देखना। और दूसरी बात है जितने भी ये जो टेलीविजन है, सिनेमा है या फिर मोबाइल वगैरह, इनके लिए अपन वॉच शब्द का ही प्रयोग करते हैं। कुछ समय के लिए ध्यान से देखना, आई वॉज वॉचिंग द टेलीविजन व्हेन ही केम, जब वो आया तो मैं टेलीविजन को देख रहा था। टू वॉच ए फुटबॉल गेम, आप फुटबॉल गेम को भी बहुत ध्यान लगा के देखते हो, वॉच का प्रयोग होगा। सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है, एक्चुअल में क्या होता है, इसमें देखने की जरूरत नहीं, कोई चीज आपके सामने आएगी, अचानक जो दिखती है ना चीजें, वो आपके पास में सी होती है। जैसे टू बिकम अवेयर ऑफ समबडी समथिंग बाय यूजिंग योर आई, मतलब देखना। जैसे मान लो आप मुझे बताइए, आप जा रहे हो, आपके सामने एक बिल्डिंग आ गई, तो आप उसे देखोगे, अपने आप दिख जाएगी, अपने आप दिख जाती है। जो चीजें अपने आप दिखती है ना, वो आपके पास में क्या होती है, सी होता है। जैसे आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैंने विंडो से बाहर देखा, लुक, अब तो यहाँ पे आगे जाके मैंने देखा, लुक आया, बट सो नथिंग, लेकिन कुछ नहीं दिखा।
तो यहाँ पर आई तब तो आपने गौर करके देखा, आगे जाके देखा, लेकिन दिखा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सी का मतलब है किसी चीज का दिखना। तो ये आपके पास में देखिए, आज हम लोगों ने 120 क्वेश्चन तक कर लिया, जो पार्ट पार है वो भी कंप्लीट कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी क्लासेज है आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो रही है और आपको बहुत मजा भी आ रहा होगा और आपको पता चल रहा होगा कि आपकी वोकैबुलरी दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह की क्लासेस आपको हमेशा मिलती रही और हम इन कन्फ्यूजेबल वर्ड्स को भी पूरा करेंगे। हम बात करेंगे तमाम उन वर्ड्स के ऊपर जो एग्जाम के अंदर आ चुके या फिर आने की संभावना है और जो अंतर उनके अंदर क्या हो सकता है, हम उन पर भी बात करेंगे। आज मैं इस क्लास को यहीं पे विराम देता हूं, यहीं पे स्टॉप करता हूं। हम कल की क्लास में दोबारा से आप लोगों से मुलाकात होगी। बिल्कुल पढ़ते रहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम कल के क्लास के लिए, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।